नमस्कार। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के वीडियो आज सामने आ गए। हालांकि अदालत के आदेश पर जितने वादियों को वीडियो की सीडी मिली है, उनकी सीडी लिफाफे में सील बंद है, सील खुली नहीं है, लेकिन वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गए। वीडियो सामने आया तो हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने अदालत से वीडियो लीक होने की शिकायत की और यह कहा कि यह सब माहौल को खराब करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ज्ञानवापी परिसर के वीडियो हैरान करने वाले हैं। हिंदू पक्ष पहले जो दावा कर रहा था, ये वीडियो उसकी तस्दीक करते हैं। वीडियो में नंदी के सामने वजूखाने के बीचों बीच शिवलिंग जैसी आकृति साफ दिखती है। सर्वे करने वाली टीम कैसे वजूखाने के बीच में पहुंची, कैसे पूरा पानी निकलवाया गया, फिर कैसे बीच में जो काले पत्थर की आकृति है उसको साफ किया गया, इस पर मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, वहां मौजूद हिंदू पक्ष के लोगों ने उस वक्त कैसे रिएक्ट किया, ये सारी प्रक्रिया इस वीडियो में साफ साफ दिख रही है। सिर्फ वजूखाना नहीं, ज्ञानवापी के गुंबद से लेकर तहखाने तक और वजूखाने से लेकर श्रृंगार गौरी की दीवार तक, नंदी की प्रतिमा से लेकर पुराने मंदिर की दीवार तक, वो सारे सबूत आज हम आपको दिखाएंगे, जिन्हें हिंदू पक्ष प्राचीन शिव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर की निशानियां बता रहा है। इंडिया टीवी के पास ज्ञानवापी के कैंपस में हुए सर्वे का अनकट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें जिनको लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता है, सबसे ज्यादा विवाद भी है, जिन्हें देखकर हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा मिल गए बाबा। दरअसल सर्वे के दौरान टीम के मेंबर्स ने जो जो दिखा, सर्वे के दौरान जो हुआ, जिसने जो कहा, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए वीडियो में सारी बातें और दोनों पक्षों के दावे रिकॉर्ड हैं। सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी परिसर में घुसी तो सबसे पहले वजूखाना था। टीम वजूखाने में गई। चारों तरफ से ये जाली से घिरा है, चारों तरफ नल लगे हुए हैं और कुंड में पानी भरा है। सर्वे टीम को इस कुंड के बीचों बीच पानी में डूबा हुआ एक गोल घेरा दिखाई दिया। इसके बाद वजूखाने के पानी को 1 फीट कम करवाया गया। फिर बीच में गोलाकार दीवार दिखाई गई, उसके बीच में भी एक आकृति दिख रही थी। इसलिए 2 किनारों से सीढ़ियां रखकर सर्वे टीम के मेंबर्स उस गोल घेरे तक पहुंचे और उसके अंदर शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी। इसके बाद नगर निगम के लोगों को बुलाकर बीच में बने इस कुंड का पानी निकाला गया। इस काले पत्थर को देखकर हिंदू पक्ष के लोग चिल्ला पड़े, मिल गए बाबा, बाबा विश्वनाथ का जयकारा लग गया। लेकिन कोर्ट की तरफ से नियुक्त सर्वे कमिश्नर ने इंतजामिया कमेटी से पूछा कि आखिर यह है क्या, तो उन्होंने इसे फव्वारा बताया। सर्वे टीम ने इस फव्वारे को चलाकर दिखाने की बात कही तो बताया गया कि यह बहुत सालों से खराब है। चूंकि यह पूरा शिवलिंग काले पत्थर का है, लेकिन इसके ऊपर एक चक्रीनुमा आकृति थी, इसी के आधार पर मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से पत्थर जोड़कर इसे फव्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। सर्वे टीम के एक मेंबर ने उसे छूकर देखा। वहां मौजूद लोगों ने इसे भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप मानकर प्रणाम किया। वीडियो में याचिकाकर्ता सोहनलाल भी दिखाई देते हैं। आज सोहनलाल ने बताया कि हिंदू पक्ष ने इस काले पत्थर को देखने के बाद तुरंत कह दिया था कि यह शिवलिंग है। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने तो चीनी मंगाकर शिवलिंग का अभिषेक भी कराया था। उस समय पानी से पूरा ढका था, पानी जैसे निकाला गया तो उस पर काई था। हम लोग उसे नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उसको पूरा साफ कराए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि ऊपर अलग मटेरियल था, जो कि 5 पर चीनी लगे हुए लाइन, और नीचे काला पत्थर था, बिल्कुल काला पत्थर कसौटी की तरह था। जो है स्पष्ट है कि वह शिवलिंग ही है, शिवलिंग की तरह प्रतीत भी होता था और उसे हम लोग शिवलिंग मानते हैं। ये काई जो लगी थी उसको कैसे साफ किया गया? उसमें देखा गया कि जो सर्वे टीम भी गई थी, उन्होंने छूकर भी देखा। क्या आप लोगों ने भी छूकर देखा? हाँ, बिल्कुल छूकर देखा। वो लोहे की जाली होती है और नीचे लोहे लकड़ी का होता है, इसे रगड़ के पूरा साफ किया गया और ब्रश से साफ किया गया और पूरा का पूरा एकदम काला पत्थर दिखाई देने लगा। उसी समय हम लोग हैरत हो गए, हर हर महादेव को नारे लगाए। कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आ गए थे। हालांकि विषय जो है जांच कमिश्नर विशाल सिंह जी डांटे नहीं, अभी नारा लगाने की अवस्था नहीं है, लेकिन वह औलादी क्षण था, बड़े खुशमय का सर था और हम लोग हर्षित थे। आपने छूकर देखा उस आकृति को, कैसा आपको प्रतीत हुआ? क्योंकि तमाम कई शिवलिंग और भी जगह आपने छूकर कभी पूजा की होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अजय मिश्रा जांच कमिश्नर से चीनी मंगवाए, चीनी से पूरा का पूरा शिवलिंग को जो है सर से मतलब कि अभिषेक हुआ जो है, और ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बिल्कुल चीनी से पूरा अभिषेक किया गया। हम लोग जो है पूरा अभिषेक किया, हम लोग हाथ भी जोड़े, यहाँ तक कि
जांच मुस्लिम पक्ष के जो अभय यादव जी हैं स्पष्ट कहते थे कि यदि यह शिवलिंग है तो मैं भी प्रणाम करता हूं। उन्होंने भी कहा था। अब अलग बात है कि अब कहें न कहें। जितने लोगों ने उस दिन सर्वे के दौरान वजूखाने में मिली काले पत्थर की आकृति को देखा, सभी ने कहा कि यह शिवलिंग है। सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु जैन भी मौजूद थे। विष्णु जैन ने भी कहा कि शिवलिंग के ऊपर अलग से पत्थर जोड़ा गया था और करीब से देखने पर यह बात बिल्कुल क्लियर पता चल जाती है। मैंने तो छू के नहीं देखा, मैंने दूर से देखा था उसको, और जितनी पास जा सकता था पास जाके देखा था। छुआ मैंने नहीं था, बहुत से लोगों ने छुआ था, बहुत से लोगों ने नहीं छुआ था, पर वो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि भगवान शिव का शिवलिंग है, जिसको भी एक फव्वारा और फाउंटेन बताने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर अलग पत्थर, ये क्या वहां से साफ दिख रहा था? एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उसके ऊपर एक अलग सीमेंट का पत्थर रखा गया है। एडवोकेट कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यही मेंशन किया है कि उसके ऊपर जो पत्थर है वो उस ओरिजिनल पत्थर का पार्ट नहीं है। ज्ञानवापी कैंपस का सर्वे कोर्ट के आदेश पर हुआ, लेकिन जिस वक्त वजूखाने का पानी निकाला गया और हिंदू पक्ष के वकीलों ने शिवलिंग मिलने का दावा किया, उस वक्त दोनों पक्षों के वकीलों के बीच थोड़ी बहस भी हो गई। सर्वे का जो एक अनकट वीडियो हमारे पास मौजूद है, उसमें दोनों पक्षों के वकीलों के बीच मामूली कहासुनी होती साफ सुनाई देती है। दरअसल मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि वजूखाने में शिवलिंग नहीं है, केवल एक पत्थर है। पानी के ऊपर से जो दिख रहा था उससे बात साफ नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील और एडवोकेट कमिश्नर ने वजूखाने का पानी निकालने को कहा। और जब पानी निकाला गया और शिवलिंग क्लियर दिखने लगा तो हिंदू पक्ष के एक वकील ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि अब आप इसे क्या कहेंगे। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, इसको पाइप नहीं बताया गया। और जब माहौल में थोड़ा तनाव बढ़ा तो एडवोकेट कमिश्नर ने सबको शांत कराया, कहा कोई भड़काने वाली बात नहीं करेगा। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील ने फोटोग्राफर से कहा कि शिवलिंग का वीडियो अच्छे से बनाइए। ठीक है, इसका वीडियोग्राफी बनाइएगा अच्छे से। लिखा ग्रामीण अभियंत्रण के अभियंता द्वारा कथित शिवलिंग के अंदर जो पाइप नुमा आकार पाया गया, इसको पाइप नहीं बताया गया। इस बात के दस्तावेजी प्रमाण तो हैं ही कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने आज से 353 साल पहले वाराणसी में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़वा दिया था और उसकी जगह पर मस्जिद तामीर कराने का हुक्म भी दिया था। उसके सेनापति ने हुक्म की तामीर होने की जानकारी औरंगजेब को दी भी थी, इसके भी प्रमाण हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है कि मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद वहीं बनाई गई। और हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो मिला वो शिवलिंग है। अब और क्या सबूत चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में गई तो एक नहीं वहां सैकड़ों सबूत मिले। ज्ञानवापी के गुंबद, ज्ञानवापी की दीवारें, ज्ञानवापी के तहखानों में सबूत भरे पड़े हैं। कोने कोने में आपको त्रिशूल के निशान दिखाई दिए। ज्ञानवापी के पत्थरों पर स्वास्तिक और दूसरे हिंदू मंदिरों के प्रतीक चिन्ह मिले। इसके अलावा वीडियो में ज्ञानवापी के परिसर के बाहर मौजूद नंदी की प्रतिमा भी साफ दिखाई देती है और नंदी की मूर्ति ठीक वजूखाने के सामने है। वजूखाने से नंदी की दूरी भी सर्वे की टीम ने नापी। नंदी और वजूखाने की दूरी 83 फीट है। हिंदू पक्ष का दावा है कि नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग के सामने होती है। नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। ज्ञानवापी परिसर की लोहे की रेलिंग के बाहर बैठे नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के बाहर नंदी की मूर्ति का मुख काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर से उल्टी तरफ है। इसका मतलब यह है कि बाबा विश्वनाथ का पुराना शिवलिंग वजूखाने की दिशा में था और वही शिवलिंग अब मिल गया है। याचिकाकर्ता सोहनलाल ने कहा कि उन्हें तो यह बात पहले से मालूम थी कि नंदी के मुख की दिशा में ही शिवलिंग है। आज सर्वे का वीडियो सामने आने से यह बात पूरी दुनिया को पता चल रही है, जो अच्छी बात है।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखो को फारसी का, यतो धर्मश ततो जयत। बाबा वही है, वही शिवलिंग है जिसको हमने घोषित किया था। बिल्कुल फवारा है ही नहीं। हम तो अभी भी कहते हैं फवारा तो चला के दिखाएं, क्योंकि फवारा है ही नहीं। वह तो देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति शिव हैं, साक्षात शिव हैं। जो हमने शिवलिंग देखा, जो हमने जो साक्षात घंटी हुई कतारें, त्रिशूल की कतारें और कमल पुष्प की कतारें, सारे सब कुछ देखे, एक एक घटनाओं के साक्षी, हर क्षण के जांच का विषय के साक्षी रहे हैं, वह सब कुछ उस सीडी में है। मैं प्रणाम करता हूं काशी देश की जनता को, काशी की जनता को, इनको स्वीकार किया ग्राह है और इसे हम खुश हैं। इसके बाद सर्वे टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद तहखानों में गई। अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ये तहखाने का वो हिस्सा है जो वजूखाने के ठीक नीचे पड़ता है। इसमें एक दीवार के जरिए कुछ छिपाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पुराने जमाने में चूने और गारे से चिनाई होती थी, लेकिन तहखाने की दीवार सीमेंट से बनी हुई थी। इसको देखकर सर्वे टीम के मेंबर भी चौंके। इस दीवार के पीछे क्या है ये कोई नहीं जानता। सच जानना है तो इस दीवार के पीछे भी कैमरा ले जाना पड़ेगा। हालांकि मुस्लिम पक्षी वकील ने यहां भी कहा कि दीवार के नीचे जो पाइप है वो वजूखाने के फव्वारे का पानी निकालने के लिए बनी है। पूरा बंद किया गया, ये बंद किया गया है। कब किया गया ये कहना मुश्किल है। ये देखिए सीमेंट है, अंदर क्या है हम नहीं जानते हैं। चूना और वो हाँ सुर्खी लगभग इसे नापिए, फीता भेजिए, कहाँ गए? फोटो खींच लीजिए, चलिए फोटो खींच लिया। आप इधर आइए तो फोटो खींचिए, फोटो खींचिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक खींचिए। आइए, बंद किया गया पूरा, साफ एकदम। हमारा कहना है बंद है, आप कहिए। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पटिया से वो बढ़िया तो ऊपर रखी हुई है, रखा गया बढ़िया तो ऊपर है। ये सपोर्ट किया गया है। आप अपना लिखवाएंगे, हम अपना। उसी के नीचे ये पाइप लाइन भी लगा हुआ है, जिसको कहते हैं बंद किया गया, उसी में ये पाइप लाइन है। उसका जो क्या तालाब है उसका है ये, उसी के नीचे वो पाइप लाइन है। उसमें ये वीडियोग्राफी करेंगे, आगे थोड़ा बढ़ जाइए। एक मिनट बोल दीजिए। ये पाइप लाइन जो है उसे फुहारे का पानी के निकालने का, फुहारे वो तालाब के पानी निकासी का रास्ता बना दिया गया है। और इसको खींच ले, यहाँ से लेके उस यहाँ तक खींचे, इस दीवार तक। आइए, आ जाइए। चलिए बढ़िए बढ़िए भैया। हालांकि सर्वे टीम का हिस्सा रहे एडवोकेट विष्णु जैन ने वो बात बताई जो कैमरा नहीं दिखा पाया। विष्णु जैन का कहना है कि तहखाने की दीवार पर पुताई करके उसका ओरिजिनल स्वरूप मिटाने की कोशिश की गई। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों को भी मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर होने के सारे सबूत मिटाए नहीं जा सके। देखिए, आप अगर पहले वाला तहखाना देखेंगी जो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, उसमें भारी मात्रा में पुताई की गई है। जो उसका रेड कलर का कैरेक्टर है पिलर का, उसको बदलने की कोशिश की गई है। और जो उसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, उसको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि छेनी हथौड़ी से मार के उसको मिटाया गया है। जो आले बने हुए देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ थी, जिसको मिटाया गया, वो सामने एकदम साबित हो रहा है। घंटियाँ बनी हुई हैं पिलर्स पे, साथ ही साथ और भी हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह जैसे हिंदू मंदिर के होते हैं, चाहे वो कमल के पत्ते हों, पान के पत्ते हों, संस्कृत के श्लोक हों, स्वास्तिक हो, मूर्तियां हो, गुंबद के ऊपर गुंबद हो, कुआं हो, शिवलिंग हो, ये सारी चीजें एक ही चीज इंगित करती हैं कि उसका जो कैरेक्टर है, धार्मिक स्वरूप है, एक हिंदू मंदिर का है, जिसको जबरन कोशिश करके उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। और इसीलिए अगर आप हमारा प्लेन पढ़ेंगे तो हमारा प्लेन बड़ा स्पष्ट है कि हमें इसीलिए वहाँ पूजा का अधिकार दिया जाए क्योंकि हमारे देवता विराजमान है। और इसीलिए हमने कहा है कि आपका जो ऑक्यूपेशन है मुस्लिम पक्ष का, वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन का केस है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी कैंपस में मंदिर के सबूत भरे पड़े हैं। गुंबद में, दीवारों में, परकोटों पर, जमीन पर, तहखाने में, जहां निगाह डालें हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। भगवान भोले शंकर का अस्त्र त्रिशूल तो कदम कदम पर उकेरा नजर आता है। वीडियो में कई पत्थरों पर त्रिशूल के निशान उकेरे हुए दिखते हैं। इसके अलावा मस्जिद के पीछे की दीवार को देखकर लगता है कि यह किसी विशाल मंदिर की अवशेष है। उसकी बनावट, उसका आर्किटेक्चर पुराने मंदिर की तरह है। इस वीडियो में दीवारों पर कुछ अक्षर भी उकेरे हुए दिखाई देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह संस्कृत के श्लोक हैं। हालांकि सर्वे कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह क्या है, क्या लिखा है, यह समझने के लिए लिपि विशेषज्ञों की मदद लेनी होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि संस्कृत में श्लोकों के अलावा दीवारों पर स्वास्तिक के अलावा डमरू और घंटे घंटियों के भी निशान हैं। जो पश्चिमी दीवार जहाँ की उनका मेन गुंबद इस पर टिका है, पूरी दीवार देख लीजिए, आप जाके देख लीजिए, कोई देख ले, क्योंकि वो चीज़ तो बाहर से भी जब माँ श्रृंगार गौरी के
दर्शन करने जाते हैं तो जो पश्चिमी दीवार है वो तो समय बाहर से भी दिख रही है, कोई देख सकता है। पूरी दीवार हिंदू कलाकृति से, हिंदू निशान से भरी पड़ी है और उसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो कहीं से भी इस्लामिक है। दूसरा, वो पश्चिमी दीवार जो बिल्डिंग बनी है नई वाली, उसके बहुत पहले की है, पुरानी है, ये भी साबित है। और उस दीवार पर गुंबद टिका हुआ है। ये बिल्डिंग में गुंबद से लेकर नीचे तक केवल और केवल हिंदू मंदिरों के चिन्ह हैं। गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद शिखर तोड़कर उसको ढांक दिया गया और उसके ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया। ये भी साबित है, गुंबद के ऊपर गुंबद। क्योंकि आप नीचे जाके देखिए जो सोकाल मस्जिद है, तो जो बड़ा वाला गुंबद है पूरा दिखना चाहिए, नीचे से छोटा दिख रहा है क्योंकि उसके नीचे हिंदू गुंबद है, शिखर है, उसको हम लोग शिखर बोलते हैं। जहाँ पर लोग आजकल नमाज पढ़ते हैं वहाँ स्वास्थ्य के निशान है, उसको कैलेंडर लगा दिया गया ताकि दिखे ना, उसमें और बहुत से हिंदू निशान और चिन्ह हैं। नीचे आइए तहखाने में तो खम्भों पर संस्कृत श्लोक लिखे हैं, कमल का निशान है, हाथी है, हाथी हमारे पूजनीय है, हाथी है, साफ दिख रहा है, और कई टूटी मूर्तियां हैं, सब रिपोर्ट में लिखी हुई है। ज्ञानवापी के सर्वे के अनकट वीडियो में पूरे कैंपस की क्लियर तस्वीर उभरती है। जमीन पर पड़े प्राचीन पत्थर दिखाई देते हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, तोड़ा गया है, काटछाट की गई है। ज्ञानवापी के तीनों गुंबदों के नीचे मंदिर के शिखर होने की बात भी सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में कही गई है। इसका वीडियो भी मौजूद है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि ज्ञानवापी में मिले सबूतों के अलावा दस्तावेजी सबूत भी हैं। मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर करवाने का औरंगजेब का फरमान, उसके हुक्म की तामील होने की चिट्ठी आज तक मौजूद है। पूरे परिसर में हिंदू मंदिर के जो चिन्ह है उसमें यह कहने की गुंजाइश कहीं नहीं रह गई कि यह मंदिर नहीं था। और मैं नहीं कह रहा हूँ, इरफान हबीब जो बड़े अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं, उनको मुसलमानों ने कहा था और एक टीवी चैनल पर उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था। यह बात इरफान हबीब ने स्वीकार किया है और हम ही नहीं कह रहे हैं, जितने इतिहासकार शुरू चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया डिस्प्यूट शुरू कर दिया और नई बात कह रहे हैं। 1669-70 का जो फरमान है मंदिर तोड़ने, उसका कन्फर्मेशन औरंगजेब को है। यदुनाथ सरकार जो महान इतिहासकार हैं उनकी किताब है, प्रिंसिप की किताब है, जितने कलाकृति आज तक हैं, एक नहीं, कंटिन्यूअसली हिंदू या मुस्लिम या ब्रिटिशर्स सब ने थ्रू आउट एक चीज कही है कि हाँ, हिंदू मंदिर तोड़ बनाएंगे। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा है कि काशी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, यह एक ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह देश इतिहास से नहीं कानून से चलेगा। अगर इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास मुगलों से शुरू नहीं होता, इतिहास 65,000 साल का है। इतिहास में जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगी, इसलिए फिलहाल सिर्फ कानून की बात होगी। और कानून यह है कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, जहां मंदिर है वहां मंदिर रहेगा। इरफान हबीब साहब ने ये कहा कि 91 का गलत है, वो तो नहीं कहा उन्होंने, मैंने उनका वो आर्टिकल पढ़ा है। 91 का एक्ट में उन्होंने तो कई बातें लिखी हैं। 91 का एक्ट कानून है, तो उस इतिहास में जाने की अब जरूरत नहीं है। कानून क्या कहता है? देश का कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मंदिर और मस्जिद थी वही रहेगी। तो अब आप इतिहास में अगर जाएंगे तो देश का इतिहास तो सिर्फ मुगलों का नहीं है ना, इस देश का इतिहास तो 65,000 साल पहले शुरू हो रहा है। जो हम उर्दू में कहते हैं बर्रे सगीर, ये तो 65,000 साल पहले जाइए ना, फिर आप अफ्रीका से लोग आए थे, फिर 50,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे, फिर ईस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से लोग आए। अगर इस देश में अगर कोई ओरिजिनल है तो आदिवासी और द्रविडियन है ना, मैं हूं ना आप हैं, फिर क्या करेंगे उसको? आप देश के इतिहास को सिर्फ मुगलों तक सीमित क्यों कर रहे हैं? ऊपर जाइए। आज ज्ञानवापी परिसर का जो वीडियो सामने आया, उसी तरह का एक पुराना वीडियो सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के एक वकील ने ट्विटर पर डाला था। वजूखाने के उस वीडियो को
ओवैसी ने रीट्वीट भी किया था। उस वीडियो में भी वजूखाने के बीचों बीच शिवलिंग जैसी आकृति दिख रही थी। लेकिन आज जब वीडियो सामने आ गए तो मुस्लिम पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया, क्योंकि कल ही कोर्ट के आदेश पर सर्वे के वीडियो वादी पक्ष को दिए गए थे और वो लीक हो गए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी के सर्वे का वीडियो लीक होने की शिकायत की। मसाजिद कमेटी के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वीडियो लीक करके लोगों की भावनाएं भड़काई जा रही हैं, इससे माहौल खराब होगा। वीडियो जो वायरल हुआ उसको मैंने देखा नहीं, एक्चुअली मैंने देखा नहीं है। हम जो वायरल हुआ वो अपने मोबाइल देखा है, अब उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी। हिंदू पक्ष कह रहे हैं ऊपर छेड़छाड़ किया गया जो नहीं, ये ऐसा कोई नहीं। और अदालत की अवमानना हुई है। अदालत ने आदेश दिया था कि कोई इसका लीकेज नहीं होना चाहिए। एक पक्ष सीबीआई इंक्वायरी भी मांग रहा है। क्यों नहीं मांग? वकील कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले में। तो ठीक है, हर आदमी सोच रहा है जो निष्पक्ष बात है वो होना चाहिए। सर, ये वीडियो लीक होने से क्या हो सकता है? कोर्ट में कुछ हो सकता है? क्या कुछ असर पड़ेगा आपके केस पर? क्या कोई असर नहीं पड़ने वाला है केस पर, लेकिन ये है कि इसका गलत इम्पैक्ट पब्लिक में जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि सर्वे नहीं होता तो एक ऐतिहासिक सच पूरे देश से छिपा रहता। जो बात उन्हें मालूम थी आज सर्वे के जरिए पूरे देश को पता चल रही है। इस मामले में आगे का फैसला अदालत करेगी। हम तो उस दिन से ही मजबूत थे जिस दिन हमने इस पूरे परिसर का कमीशन किया था, और यही बातें मैंने आप सबके सामने उस समय भी रखी थी कि वहाँ पे हमें शिवलिंग मिला है। उसी कन्विक्शन के साथ हम कोर्ट गए थे, उसी कन्विक्शन के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी पक्ष रखा था। तो जिस दिन कमीशन की कार्रवाई कंक्लूड हुई थी और कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसी दिन हमारा पक्ष कोर्ट के सामने बहुत ही क्लियर हो गया था कि एक हिंदू मंदिर को, जो हम बराबर अपनी प्लेंट में भी कह रहे हैं और जो इसकी हिस्ट्री रही है, माइथोलॉजी रही है, कि एक हिंदू मंदिर को डिमोलिश करके ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई है और उसको मस्जिद का आकार दिया गया है। ये बात इस कमीशन की कार्रवाई से बहुत स्पष्ट होती है। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम पक्ष केस की मेंटेनेबिलिटी पे आर्गुमेंट्स कर लेगा तो अब इन सारी चीजों पे बात होगी। हालांकि वीडियो लीक होने पर जब मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई तो याचिकाकर्ता महिलाएं वो सर्वे के वीडियो लौटाने के लिए अदालत पहुंच गईं। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट के वीडियो, सीडी, तस्वीरों के सीलबंद लिफाफे कोर्ट के सामने पेश किए। इन महिलाओं ने कहा कि उन्होंने तो लिफाफा खोला भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही वीडियो लीक हो चुके थे। चूंकि अदालत ने वीडियो या फोटोग्राफ किसी को न देने की शर्त पर याचिकाकर्ताओं को दिए थे, इसलिए कल उन पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का इल्जाम न लगे, इसीलिए वादी पक्ष कोर्ट पहुंचा। उन्होंने सीबीआई से इस बात की जांच कराने की मांग की कि सीडी लीक हुई कैसे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, लेकिन सर्वे की रिपोर्ट को वापस लेने से इनकार कर दिया। सीबीआई जांच की मांग पर अदालत ने कहा कि वो अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को करेगी। उस समय जो है माननीय जिला जज के हम लोग गए, 4 वादी महिलाएं जो 4 सीडी मिली थी, कल जैसे ही मिली तैसे ही गैलरी से ये आवाज आई कि लीक हो गया। जिस पर ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के जो है अभय यादव जी ने ये कहा कि जो है इन लीक करने में वादी महिलाओं का ही हाथ है। जिस पर वादी महिलाएं जो सील्ड जो है सीडी था उसको आज माननीय न्यायालय में जमा करने के लिए गई थी। जिस पर माननीय जिला जज माननीय विश्वेश जी ने ये कहा कि 4 तारीख को सुनवाई होगी, जो सीडी जहां भी है वैसे ही रहने दें, 4 तारीख को आप जमा करें, इस पर बात होगी, सुनवाई होगी। तो वो सील बंद ही रहेगा, उसको खोल नहीं सकते? सील बंद रहेगा, वैसे ही रहेगा। शौक हो गया कि हम लोग खुद जो है कि देखना चाह रहे थे, फिर बाद में हम लोगों ने खुद सोचा था कि जब इजाजत देगी न्यायालय तो हम लोग सार्वजनिक भी करेंगे, लेकिन पहले ही यहाँ हम लोग ने नाश्ता भी नहीं खत्म किया था और वहाँ जो है कि सीडी सामने आ गया तो हम लोग सब लोग बहुत बुरी तरह शौक हो गए थे। अब आप लोग अगर सीडी वापस करने जा रहे हैं तो फिर देखेंगे कैसे? अब जाहिर सी बात है जब वो पब्लिसिटी हो गया, किसी ने उसको निकाल दिया है, अब कैसे आया कैसे नहीं आया ये तो हम लोग को नहीं पता। अब सब हम लोग देख ही रहे हैं तो न्यायालय को हम लोग को सबूत भी तो देना पड़ेगा, वरना आरोप तो हम लोग पे आएगा। हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं, आरोप हम लोग पे आएगा कि हम लोगों ने किया। परखा जा रहा था कि इन लोग के हाथ में सीडी आए और हम लोग लिख कर रहे। अब विपक्षी वकील कह रहे हैं कि हम लोग 4 वादियों ने लिख किया है। बताइए, हम लोग देखे भी नहीं है, पूरा सील भी बंद है। आज हम लोग पूछेंगे ना, आज पूछेंगे कोर्ट में कि सर बताइए आप लोग, हम लोग शपथ पत्र लिए हैं, लिखवाए हैं कि आप लोग सार्वजनिक नहीं करिएगा, लेकिन ये कहाँ से सार्वजनिक हुआ है? मुस्लिम पक्ष यही कह रहा है कि सीडी तो आप ही 4 लोगों को मिली थी, उसके बाद तो कहाँ सील खुला? हम लोग कोर्ट ही में थे, वहाँ से यहाँ आने में आप ही लोग तो घेरे हुए थे, देखे हम लोग कहीं देखे हैं? मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अंसारी ने कहा कि सर्वे का वीडियो सिर्फ वादी पक्ष को दिया गया है, इसलिए वीडियो कहीं और से लीक हो नहीं सकता। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि अब इस मामले में अदालत ही तय करे कि क्या करना है। कल शाम को सीडी मिली
हम लोगों को तो नहीं मिली, वादी नंबर 4 प्रतिवादी नंबर 4 को तो नहीं मिली, पर वादी पक्ष को मिली थी और मिलने के बाद वो तुरंत लीक भी हुई और मीडिया में चली भी सीडी कि उसमें से एक आँख खुली हुई थी और एक आँख नहीं खुली हुई थी। तो जब खुल गई, एक खुल गई और 3 नहीं खुली, मान लो 4 ने लिया और एक ने खोल दिया, 3 ने नहीं खोला, तो एक ने खोल के 10 सीडी बना दिया उसकी। अब उसे क्या फायदा है? इसलिए कोर्ट ने कहा कि आपने ले लिया, अब हम क्यों वापस लें? तो नहीं लिया कोर्ट ने वापस। कौन दोषी है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसकी शिकायत आज हमने ज़रूर कर दी है जिला जज महोदय क्या, और उसको उन्होंने संज्ञान में भी लिया है। डेट फिक्स है इसमें 4 जुलाई के लिए, 4 जुलाई को उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो कोर्ट मुनासिब समझेगी उस पर आदेश पारित करेगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो गलत हों, जिसमें सच्चाई न हो, उसे मीडिया में दिखा के जनता को गुमराह किया जाए और जनता उसको देख कर भ्रमित हो। ऐसे कार्यक्रम को हम हरगिज भी समर्थन नहीं देंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ज्ञानवापी के चाहे जितने वीडियो सामने आ जाएं, उन वीडियो में चाहे जो कुछ दिखे, ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। ऐसे में सर्वे की रिपोर्ट और इन वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। लेकिन सर नए वीडियो आने के बाद में कोई वीडियो नहीं, वीडियो चाहे देखिए, वीडियो कुछ भी होगा। 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। ज्ञानवापी परिसर में पहले लोग आते जाते थे, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए काशी के लोग तो जानते ही हैं कि वहां पर क्या है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए साल में एक बार लोग वहां जाते हैं, इसलिए दीवारों पर बनी आकृतियां, घंटियां, कमल, त्रिशूल, स्वास्तिक, ये सारे प्रमाण, ये सारे सबूत वाराणसी के लोगों ने देख रखे हैं। लेकिन वजू खाने तक कोई नहीं गया। वजू खाना चारों तरफ से लोहे की जाली से घिरा है। जो जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वो वजू खाने के बीचों बीच है, पानी में डूबा है और उसके चारों तरफ एक 4 इंच मोटी गोल दीवार बना दी गई है। इसीलिए यह अब तक किसी को दिखाई नहीं दिया। अब तस्वीरें आई तो लोग हैरान हैं। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि बाबा मिल गए, काले पत्थर का शिवलिंग ही बाबा विश्वनाथ का विग्रह है। मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कहता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष भी इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि मस्जिद बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर बनाई गई है। जब यह बात होती है तो मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देता है। अब मामला अदालत में है और चूंकि मामला मजहबी है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए कोर्ट के लिए भी फैसला करना आसान नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मूसेवाला की हत्या के केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई समेत कुछ गैंगस्टर्स को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि सिद्धू मूसेवाला के पैतृक गांव मूसा में उन्हें मुखाग्नि दी गई। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। मूसेवाला के शव की शव यात्रा उनके फेवरेट ट्रैक्टर में निकाली गई। मूसेवाला की अंतिम यात्रा से पहले उनके घर की तस्वीरें दिल को चीरने वाली थी। मूसेवाला की मां ने बेटे को आखिरी बार देखा तो लोगों की आंखें भर आईं। मां ने ताबूत में लेटे बेटे को निहारा, फिर उसे देखकर भपक पड़ी। पिता का हाल भी बुरा था। ताबूत में लेटे बेटे की मूंछों पर पिता ने ताव दिया और इसके बाद आंखों से आंसू बहने लगे। मूसेवाला के माता पिता एक दूसरे को संभालते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि मूसेवाला को 24 गोलियां लगी थीं। एक गोली उनके सिर में धंसी मिली, कुछ गोलियां शरीर को पार कर गई थीं। किडनी और लिवर में गोली लगी है। सिद्धू मूसेवाला की मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर मूसेवाला की हत्या क्यों की गई, उनका क्या कसूर था और उनके कातिल अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सिलसिले में पहली गिरफ्तारी उत्तराखंड से हुई है। कल शक के आधार पर देहरादून से हिरासत में लिए गए 6 में से एक मनप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया।
अदालत ने मनप्रीत सिंह को 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। इस बीच सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने भी कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बरार ने ही मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पहले ही लीड मिल चुकी थी जब उसने शूटर शाहरुख को गिरफ्तार किया था। उसी ने बताया कि तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने उसे सिद्धू मूसेवाला को मारने का ठेका दिया था। हालांकि वो तब कामयाब नहीं हुआ। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में उस बैरक में छापा मारा जहां पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के दूसरे मेंबर्स बंद हैं। आज दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। उसके 2 साथी काला जठेड़ी और काला राणा पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रिमांड पर हैं। अब स्पेशल सेल की टीम इन तीनों से मामले में पूछताछ करेगी। वहीं पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसे मूसावाला मर्डर केस में कई अहम लीड्स मिली हैं और बहुत जल्द इस केस का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। कुछ लोग को हम लोग क्वेश्चनिंग राउंड अप भी किया है, कई पहलू और निकले हैं आज, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उनका हमें आइडिया लग चुका है। गाड़ी कहाँ कहाँ से हुई थी वो भी हमें आइडिया लग गया है। वर्किंग ऑन दैट। तो ये जो गाड़ियाँ हमले में यूज हुई थी क्या वो चोरी की थी या किसी खास वजह से ही किसी जो इसमें शामिल होने की थी? देखिए इसमें काफ़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी प्री प्लान्ड लग रही है। काफ़ी पहले से इन्होंने कुछ प्लानिंग करके गाड़ी को किया है। एक गाड़ी इसमें खो भी की गई है तो वो भी हमने रिकवर कर लिया है, जो ऑल्टो थी। जी। और उसके अलावा अगर हम बात करें सर, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है, तो जो राउंड अप किया गया कुछ देहरादून से भी इसमें किए गए थे राउंड अप? देखिए अभी आज हमने डिटेल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हमने इसमें किया हुआ है गाड़ियों का, उसमें भी कुछ लीड्स मिलने की संभावना है। सो जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। पंजाब पुलिस ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंग वॉर की वजह से हुआ। यह गैंग वॉर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बम्बीहा गैंग के बीच चल रही है, जिसके अहम किरदार या तो जेल में कैद हैं या फिर जेल के बाहर हैं। दोनों गैंग्स में बड़े बड़े अपराधी हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में एक्टिव हैं। इनके बीच हफ्ता वसूली, सिंगर्स से वसूली, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और दूसरे अवैध धंधों में दबदबा कायम करने की होड़ लगी है। पुलिस के अफसर बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा में काला जठेड़ी और गोगी बॉक्सर गैंग से हाथ मिला लिया था। जग्गू भगवानपुरिया भी इस गैंग में शामिल हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी और गोगी को हरियाणा में ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दे रखी है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को कंट्रोल करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग भाड़े पर हत्याएं कराने के साथ साथ कबड्डी के टूर्नामेंट आयोजित करने, पंजाबी गायकों के गाने पहले यूट्यूब पर रिलीज करने और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे धंधे करते हैं। पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई का अपराध जगत में मुकाबला दविंदर बम्बीहा गैंग से है। दविंदर बम्बीहा तो 2016 में एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है और अब उसका गैंग लकी पटियाल चलाता है, जो इस वक्त आर्मेनिया में है। उसे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी रिंदा संधू से भी मदद मिलती है। पता यह लगा है कि बम्बीहा गैंग को मोगा के रहने वाले सुखा सिंह से फंड मिलता है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को पंजाब भेजा था। दोनों गिरोह एक दूसरे से बदला लेने के लिए कई कत्ल कर चुके हैं। पंजाब में बम्बीहा गिरोह और बिश्नोई गिरोह के बीच पंजाबी गायकों को कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त टक्कर चल रही है। असल में पंजाबी सिंगर्स इनके डर से अपने सारे गाने एक साथ रिलीज नहीं करते हैं। वो इन अपराधियों के सिंडिकेट को यह जिम्मेदारी दे देते हैं। इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। लॉरेंस बिश्नोई से मुकाबला करने के लिए दविंदर बम्बीहा गैंग ने भी दूसरे गैंग्स के साथ अलायंस कर लिया है। नीरज बबाना, कौशल और टिल्लू ताजपुरिया जैसे अपराधी दविंदर बम्बीहा गैंग के साथ कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट करते हैं। दोनों गैंग्स की तरफ से सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां जारी की जाती हैं। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद दविंदर बम्बीहा गिरोह की तरफ से कई सोशल मीडिया पोस्ट की गई। नीरज बबाना गैंग ने लिखा कि वो 2 दिन में रिजल्ट देगा। वहीं दविंदर बम्बीहा गैंग की सोशल मीडिया पोस्ट पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए मनकीरत औलख नाम के सिंगर को जिम्मेदार बताया गया। मनकीरत के मैनेजर सचिन का नाम लिखा गया। मनकीरत ने शिकायत की है कि उसे धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब पुलिस ने शुरू में ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई थी। देखिए जितने भी गैंग से इन्वॉल्व हैं हम सारों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। कई सारे गैंग्स एंड मॉड्यूल्स इधर फरीदकोट रेंज में, बठिंडा रेंज में और भी थाना रेंज में पंजाब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मॉड्यूल्स अरेस्ट हो रहे हैं, वेपन्स रिकवर हो रहे हैं, वेपन सप्लायर्स पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जल्दी सारे गैंग्स नेटवर्क हम लोग तोड़ेंगे जी। और एक सवाल जो उठता है कि सर क्या वजह है कि गैंगस्टर्स के निशाने पर सिंगर काफ़ी आसानी से आ जाते हैं? क्या इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेंसी अभी तक देखी?
देखिए, एक्सटॉर्शन कॉल्स की बातें सामने आई हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की हुई है जिसको भी एक्सटॉर्शन कॉल हो आगे बढ़ के हमें कंप्लेंट दर्ज कराए, जिस पे कि हम उनके खिलाफ FIR करें और लिंकेजेस जो हैं हम लोग इसको लिंक कर पाएँ और कार्रवाई करें। तो ये क्या सॉफ्ट टारगेट होते हैं इसलिए गैंगस्टर इनको निशाने पर लेते हैं या उनका नाम चमक जाता है गैंगस्टर का इनके साथ? देखिए, जो भी गैंगस्टर्स ने एक्सटॉर्शन कॉल्स किए हैं उन सबको एनालाइज करके सब के खिलाफ कार्रवाई करें। दैट्स ऑल आई वांट टू से नाउ। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर को लेकर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। पिछला चुनाव सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। इस वजह से कांग्रेस जोर शोर से मूसेवाला के मर्डर का मुद्दा उठा रही है। इसे लेकर भगवंत मान सरकार को घेर रही है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज भी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला, भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी और फिर इसे पब्लिक भी कर दिया। यही उनके कत्ल की वजह बनी। मेरे पास ये आया था जब मैं था, इन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई कि मेरे से एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं। ये बिश्नोई और उसके गुर्गे कह रहे हैं कि इतना पैसा दो। मैंने कहा बेटा तू पंजाब का सपूत है, पंजाब का बेटा है, तू बिल्कुल ऐसा काम मत करना कि एक्सटॉर्शन देगा तो हमारा सर नीचे होगा। मैंने इसको सिक्योरिटी भी दी, 1 महीने में भी उसका सारा कुछ खत्म हो गया। ये भगवंत मान भी आर्टिस्ट है, इसको आर्टिस्टों की इज्जत करनी चाहिए थी। इसने माथे पर कलंक लगा दिया आर्टिस्टों के ऊपर। भगवंत मान को अगर इतना ही उसका खजाना खाली था, उसको बोल देता कि मैंने पेड इसको सिक्योरिटी देनी है। उसका बाप अपने बेटे की जान के लिए पंजाब पुलिस को खरीद कर भी अपने साथ रख सकता था। बीजेपी भी मूसेवाला के कत्ल को लेकर भगवंत मान सरकार को टारगेट किए हुए है। पार्टी का कहना है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, लेकिन यहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लगातार बिगड़ रही है क्योंकि भगवंत मान को सरकार चलानी आती ही नहीं। इन लोगों की सरकार जो है दिल्ली में भी है और दिल्ली में शुक्र है कि जो पुलिस है और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता तो यहाँ पे अभी इनको आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए, जब से आए हैं अब तक 90 से ज़्यादा जो हत्याएं हो चुकी हैं। 40 दिन के अंदर 90 से ऊपर लोग मर चुके हैं। एक मतलब पुलिस वाले के भी कल हुआ। तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना एक चीज़ है और लॉ एंड ऑर्डर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संभालना दूसरी चीज़ है। सिद्धू मूसेवाला नौजवान और एक कामयाब सिंगर थे। उनके करोड़ों फैंस हैं। मूसेवाला के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और जैसा अब पता लग रहा है कि पंजाब में गैंगस्टर्स एक बार फिर एक्टिव हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों में कई कत्ल हो चुके हैं। ये पंजाब सरकार के लिए चिंता की बात है। इस पर भगवंत मान को ध्यान देना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के लिए एक और मुश्किल है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में जेल में है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट ने 9 जून तक के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में भेज दिया। सत्येंद्र जैन को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम है। हवाला के जरिए पैसे के लेन देन का इल्जाम लगा है। आज कोर्ट में ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। तुषार मेहता ने कोर्ट से सत्येंद्र जैन की 14 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने वजह पूछी तो तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास डेटा एंट्री है, कैसे हवाला में पैसा लगाया गया, दिल्ली से कोलकाता पैसा भेजा गया। असल में सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने हवाला से मिले पैसे से जमीन खरीदी। यह जमीन अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी। सत्येंद्र जैन पर इल्जामों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फर्जी बताया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सत्येंद्र जैन को राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए, मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है,
ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री पर एक्शन ले सकती है तो फिर दिल्ली में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। आदेश गुप्ता का कहना है कि कहीं सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल का कोई राज तो नहीं है, इसकी वजह से वो सत्येंद्र जैन पर एक्शन नहीं ले रहे। बहुत बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब में आपकी सरकार बनती है, वहां एक मंत्री को रंगे हाथ पकड़ा जाता है, वहां पर आप मंत्री को जाकर बर्खास्त करते हो। यहां पर आप सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे, क्यों नहीं उनको मंत्रिमंडल से हटा रहे? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप सत्येंद्र जैन को हटाना नहीं चाहते? क्या आपके वो खास हैं इसलिए हटाना नहीं चाहते? क्या आपके कुछ राज उनको पता है इसलिए नहीं हटाना चाहते? आपके मंत्री के ऊपर इतना गंभीर आरोप है और वो सबूत भी हैं उनके हवाला कारोबारियों से लेन देन किया और किस तरह उन्होंने शेल कंपनियों में पैसा लगा के यहाँ की ज़मीनों में पैसा लगाया और वो ज़मीन भी सीज की गई है। तो ये सवाल उठता है कि ऐसे में जो दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री जो ये कहते थे हम तो ईमानदार राजनीति करने आए, हम तो राजनीति को बदलने आए हैं, अब क्या हुआ है? अब आप बर्खास्त करिए अपने मंत्री को। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का कहना है कि मामला 8 साल पुराना है। सत्येंद्र जैन इस मामले में 7 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन ईडी ने अभी उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि हिमाचल प्रदेश का चुनाव है और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया सत्येंद्र जैन को उस दिन से ईडी पीछे पड़ी हुई है। 8 साल पुराने मामले में जिसमें 7 बार वो पेश हो चुके हैं ईडी के सामने, कभी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई ईडी को। जब हिमाचल का चुनाव आता है तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है। केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने सत्येंद्र जैन के सारे कागजात देखे हैं, उनके खिलाफ केस फर्जी है। लेकिन केजरीवाल तो ये भी कहते थे कि वो टिकट देते वक्त ही पूरी कुंडली खंगाल लेते हैं। कुछ दिनों पहले ही पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर करप्शन के इल्जाम में खुद उन्होंने बर्खास्त किए, इसलिए अब इस मामले में भी केजरीवाल को जवाब तो देने पड़ेंगे। आज यूपी असेंबली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई बातों पर ठहाके लगे। योगी ने कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। असल में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने एक घटना का जिक्र किया था। इसी बात का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैसे अखिलेश और राहुल में ज्यादा अंतर नहीं है। अखिलेश यादव के भाषण पर कमेंट करते हुए योगी ने दुष्यंत कुमार की एक कविता भी सुनाई। मैं देख रहा था कि अचानक अपने भाषण को आगे बढ़ाते बढ़ाते नेता प्रतिपक्ष उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पे आ गए जिनका बजट से संभवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो, लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। यहां पर जो कुछ बोलते हैं वो विधानसभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधानसभा की प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक यहां की दीवारों में यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाली पीढ़ी को निरंतर उन सब बातों की तरफ सोचने के लिए मजबूत करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात कब कही थी। और इसलिए जब हम बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को उन बातों को सदन में रखना चाहिए। जैसे नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो, तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क केवल ये है कि राहुल गांधी जी
देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई कर रहे हैं। और आइए आपको अखिलेश यादव का वो भाषण भी सुना देते हैं जिसे लेकर आज योगी ने उन पर ये तंज किए। अखिलेश ने इसमें खुद बताया था कि कैसे एक बच्चे ने उन्हें राहुल गांधी बता दिया था। जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर, और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं और मैं एक बार नहीं गया, अब जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला में थे। सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर आज मोदी ने अलग अलग स्कीम्स के लाभार्थियों से बात की और आज ही किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी की। मोदी जब शिमला पहुंचे तो लोगों ने रास्ते में उनके काफिले पर फूल बरसाए, उनको वेलकम किया। मोदी ने अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के इस रोड शो में एक लड़की प्रधानमंत्री की मां का एक स्केच लेकर मौजूद थी। मोदी ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर उस लड़की के पास गए, उस लड़की से अपनी मां के स्केच को पूरे सम्मान के साथ लिया और मां का स्केच बनाने के लिए उसे शुक्रिया भी कहा। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया, बट वो टीसी सर की तरफ से आया। कोई बात नहीं। यहां से प्रधानमंत्री मोदी शिमला के रिज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो 130 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और यही परिवार उनके लिए सब कुछ है। अगर आज मैं कुछ कर पाता हूं, दिन रात दौड़ पाता हूं, तो ये मत सोचिए कि ये मोदी करता है, ये मत सोचिए कि मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। परिवार के एक सदस्य के तौर पर मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं, काम करता रहता हूं। 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। मेरा संकल्प था, आज है, आगे भी रहेगा। जिस संकल्प के लिए जीऊंगा, जिस संकल्प के लिए जूझता रहूंगा, जिस संकल्प के लिए आप सबके साथ चलता रहूंगा, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना ज्यादा काम कर सकता हूं, उसको करता रहूं। इसी भाव को लेकर के मैं आज फिर से एक बार इस देवभूमि से अपने आप को संकल्पित करता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।